चलिए, आज टॉपिक है जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते। जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूबते हैं। अंग्रेजी में शिप्स डोंट सिंक बिकॉज ऑफ वाटर और देम, शिप्स सिंक बिकॉज ऑफ वाटर दैट गेट्स इनटू देम। मतलब चारों ओर अथाह पानी में जहाज चल रहा होता है, लेकिन जहाज तब डूबता है जब पानी जहाज के अंदर समा जाता है। ठीक है, पानी जरूरी है जहाज के चलने के लिए, जरूरी है। ना तो वो रेगिस्तान में चल सकता है, ना कम पानी में चल सकता है। अथाह पानी चाहिए जहाज को तैरने के लिए, लेकिन पानी चाहिए और पानी में वह डूबेगा नहीं जब तक कि पानी बाहर का अंदर में न आ जाए। क्लियर है? सफर की कठिनाइयों को दूर करने के लिए, कम करने के लिए, सफर के कंकड़ पत्थर से बचाने के लिए अपने पैर को और अपने अपने चलने की गति को तेज करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए हम लोग जूता पहनते हैं। चारों ओर कंकड़ पत्थर, कुछ नहीं होता है, लेकिन अगर एक कंकड़ भी जूते के अंदर आ गया, जूता के अंदर आ गया, तब क्या होता है? चलना मुश्किल हो जाता है। ठीक वही कहानी है, नहीं समझे? वही कथन है ना, चारों ओर कंकड़ है, जूता पहनकर हम आराम से चलते हैं कंकड़ से बचते हुए, अपने पैर को बचाते हुए। लेकिन अगर एक भी कंकड़ जूता के अंदर आ जाता है तो चलना मुश्किल हो जाता है, चलने की गति अवरुद्ध हो जाती है। ठीक है, चलने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। उसी तरह जहाज डूबता नहीं है पानी में जब तक पानी जहाज के अंदर ना आ जाए। और अंदर क्यों आएगा? जहाज के अंदर क्यों आएगा पानी? कमी होगी, जहाज में कोई ना कोई सुराख होगा, तभी वो अंदर आ सकता है। जहाज के कंस्ट्रक्शन में, जहाज के निर्माण में, या जहाज में रहने वाले लोगों की गलतियों के कारण जहाज में सुराख होगा और उस सुराख से पानी का आना शुरू होगा। धीरे धीरे जहाज को अंदर का पानी डुबा डुबा मारेगा। तो ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति हो, जहाज का मतलब क्या, कुछ भी हो सकता है यहाँ, जहाज ही नहीं, व्यक्ति भी हो सकता है, परिवार भी हो सकता है, समाज भी हो सकता है, संघ भी हो सकता है। जैसे मैंने एक जूता और सफर की कंकड़ की कहानी बताया, वहां से आप शुरू कर सकते हैं भूमिका। ठीक है, एक भूमिका ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, वैशाली के संघ को, वज्जी संघ को पराजित करना था अजात शत्रु को, लेकिन मगध साम्राज्य जो था वह वैशाली को पराजित नहीं कर पाया था। ठीक है, वैशाली का मगध में विलय किसने किया? अजात शत्रु ने। ठीक है, प्रयास बिंबिसार के समय से ही होता आ रहा था, लेकिन प्रयास में सफलता नहीं मिल रही थी। तो अजात शत्रु ने, कहा जाता है, बुद्ध से पूछा। ठीक है, बुद्ध बुद्ध का जो ये था, बुद्ध किस जनपद से थे? शाक्य, तो वो भी वज्जी संघ में ही था। तो बुद्ध के पास खबर पहुंची कि अजात शत्रु उसे मिटाना चाहता है, संघ का विलय करना चाहता है। किसमें? मगध साम्राज्य में। वज्जी वैशाली के गणतंत्र का विलय करना चाहता है। तो बुद्ध ने कहा, जब तक संघ एकजुट है, संघ के अंदर कोई कमी नहीं है, संघ अपने नियमों कानूनों का पालन करता रहेगा, संघ में एकजुटता रहेगी, संघ का कोई भी पतन नहीं कर सकता है। अजात शत्रु को एक सूत्र मिल गया, क्या? संघ को अंदर से तोड़ना है। क्या करना है? अंदर से तोड़ना है। और जब अंदर से संघ टूटेगा तो उसे जीतना आसान है। वही हुआ, अजात शत्रु ने अपने दो मंत्रियों को लगाया, वश्यकार और माथक, और खुद भी वेश बदलकर अजात शत्रु आम्रपाली के पास जाया करता था, जो वैशाली की नगर बधू थी, और आम्रपाली से सारे राज वैशाली के खुलवाए। ठीक है, बाद में आम्रपाली को पता चला कि अजात शत्रु ने उसका इस्तेमाल किया और आम्रपाली भिक्षुणी बन गई। ठीक है, इस तरह अजात शत्रु ने संघ को अंदर से तोड़कर उसका विलय मगध साम्राज्य में कर लिया और उसे सफलता मिली। तो संघ का पतन क्यों हुआ? आंतरिक कमियों के कारण। ठीक उसी तरह जिस तरह जहाज चारों तरफ के पानी से डूबता नहीं है, अपनी कमियों की वजह से जब जहाज में पानी आ जाता है तब जहाज डूबा करता है। क्लियर हुआ? ये कहानी से भी आप शुरू कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था ना, भूमिका 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 कोई कहानी से, कोई प्रसंग से, किसी से भी शुरू कर सकते। अभी मैंने जूता और कंकड़ का प्रसंग बताया,
फिर बुद्ध का, वैशाली और अजातशत्रु का प्रसंग बताया, वो शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे लेक्चर की भूमिका थी ये। आप व्यवस्थित रूप से शुरू करते हैं। पहले तो समझते हैं क्या, जब इस तरह के लेख लिखने के लिए आपको दिया जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, क्या बताया मैंने, पहले उसका अर्थ समझते हैं कि है क्या। जो अर्थ अब तक समझ गए होंगे आप लोग, फिर भी एक बार देखते हैं। अर्थ समझने के लिए क्या करते हैं उसमें, कीवर्ड। यहाँ कीवर्ड कौन है, जहाज और पानी। जिस तरह जहाज अंदर की कमियों की वजह से डूबता है, उसी तरह कोई व्यक्ति का भी पतन हो सकता है। हो सकता है। जहाज का तात्पर्य व्यक्ति, परिवार हो सकता है। अरे पूरी धरती पर कौरव और पांडव से ज्यादा शक्तिशाली कौन था। महाभारत का जो प्रसंग है, सबसे शक्तिशाली साम्राज्य किसका था, हस्तिनापुर का। लेकिन समूल नष्ट हो गया, आंतरिक कमियों की वजह से ही ना। परिवार, समाज, राष्ट्र या देश, कोई संगठन है, अर्थव्यवस्था, राज व्यवस्था, संस्कृति, कोई संस्कृति है, अपनी कमियों की वजह से खत्म हो जाती है। पानी, पानी क्या है, चारों ओर की परिस्थितियां। पानी वही हुआ, चारों ओर की परिस्थितियां, परिवेश, परिस्थितियां, कमियां, यही हुआ। डूबना का मतलब क्या हुआ, पतन, नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, यही ना है। तो पहले इसका अर्थ क्या हुआ, जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते हैं, जहाज पानी के अंदर समा जाने के की वजह से डूबते हैं। ठीक है, जहाज, कई जहाज अथाह समंदर पर तैरता रहता है, तैरता रहता है ना, लेकिन डूबता तो नहीं है। कुछ जहाज डूब जाते हैं और बहुत सारे जहाज नहीं डूबते। तो डूबने वाले जहाज और नहीं डूबने वाले जहाज में अंतर क्या है, दोनों तरह के जहाज के चारों ओर पानी ही पानी है, वो अथाह पानी है। अंतर क्या है, डूबने वाले जहाज ने बाहर के पानी को अंदर आने का के लिए सुराख दे दिया। ठीक है, तो डूबने वाले जहाज की अपनी जो कमियां है, उसी के कारण वह डूबने का, वह डूब गया, पतन का शिकार हो गया। क्लियर है। और जो जहाज दुनिया भर के समंदर में तैरता रहा, डूबा नहीं, उसमें क्या खूबी रही, उसके अंदर की कोई कमियां नहीं रही, कोई सुराख नहीं रहा। क्लियर है। तो डूबता वही है, वही जहाज है जो आंतरिक कमियों के कारण बाहर के जल को अंदर आने देता है। ठीक है, डूबने वाले जहाज और न डूबने वाले जहाज, दोनों तरह के जहाजों के चारों ओर अथाह पानी होता है। डूबता वही जहाज है जो अपने अंदर की कमियों के कारण बाहर के पानी को अंदर आने देता है। नहीं समझा। किसी परिवार में, संयुक्त परिवार है, तो उसमें टूटन तभी होता है जब बाहर के लोग, तोड़ने वाले जो होते हैं, उनकी सलाह के अनुसार अंदर के लोग काम करना शुरू कर देते हैं। समझ में आई बात। राम को वनगमन इसलिए करना पड़ा, कैकेयी ने मंथरा का की सलाह पर अमल करना आरंभ कर दिया। ठीक है, फल तब बाद में जो हुआ सो हुआ, लेकिन तत्काल राजमहल क्या हो गया, राजमहल में सन्नाटा छा गया। राम लक्ष्मण सीता चले गए वन की ओर, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में थे, पिता की मृत्यु हो गई। किसके कारण, कोई कमी था, चारों भाई में प्रेम की कमी थी नहीं थी, परिवार में कोई कमी नहीं थी। तो क्या आ गया, बाहर का पानी, मंथरा आ गई। क्लियर है? तो महाभारत में भी देखिए कोई कमी नहीं थी, पांडवों कौरवों को संभाल कर भीष्म पितामह चल रहे थे। लेकिन एक कमी जो गांधार से आ गई, कौन, शकुनी। इधर से शकुनी और उधर से कृष्ण। कृष्ण धर्म को लेकर चल रहे थे, शकुनी अधर्म को लेकर चल रहे थे, लेकिन दोनों का हस्तक्षेप वंश का नाश कर दिया। ठीक है, शानदार उदाहरण है? हाँ, रावण का पतन, अगर विभीषण
की मित्रता राम से न होती तो रावण का पतन आसान नहीं था। फिर राम को कोई और उपाय करना पड़ता जो काफी कठिन होता। ठीक है, तो उदाहरण बहुत है। पृथ्वीराज चौहान गोरी से हार गए जयचंद के कारण। जयचंद और पृथ्वीराज अगर एक होकर लड़ता तो गोरी को आगे बढ़ने की अकेले पृथ्वीराज ने पराजित कर दिया था 1191 में। ठीक है, पलासी पलासी क्लाइव क्यों जीत गया? मीर जाफर के कारण। अगर मीर जाफर साथ दे देता नवाब को, क्लाइव नहीं जीत पाता, तभी ईस्ट इंडिया कंपनी का नाश हो गया रहता। ठीक है, तो डूबता वही जहाज है जो अपनी कमियों के कारण बाहर के पानी को अंदर आने देता है। क्लियर है? और ये जो जहाज की ये के संदर्भ में ये जो बातें हैं, जहाज के संदर्भ में ये जो कथन है, ठीक है, ये हर एक पहलू में, जीवन के कई पहलू में, सभी पहलुओं में सही सिद्ध होती है। अब चलिए पैरावाइज, ये अभी तक मैंने जो बताया वो क्या हो गया? इंट्रो, भूमिका। क्या बताया था? भूमिका और मुख्य भाग और लास्ट में उपसंहार। भूमिका में वही बताया ना, प्रसंग ढेर सारा बताए ना, रामायण का, महाभारत का, बुद्ध का, जूता और कंकड़ का, ढेर सारा प्रसंग बताया मैंने। पलासी का और विभीषण और रावण का और पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, बहुत सारा उदाहरण प्रसंग से शुरू कर सकते हैं। क्लियर है? बुद्ध और वैशाली, अजातशत्रु का प्रसंग, कहानी शुरू कर, प्रसंग हो गया और शानदार हो गया ये। हाँ, तो कोई एक ही प्रसंग दीजिएगा, सारा प्रसंग लिखिएगा तो हो गया। ठीक है? और अंदर की कमियों के कारण, आंतरिक मतभेद के कारण संघ का पतन हो गया, अजातशत्रु सफल रहा। ठीक उसी तरह जिस तरह जहाज के चारों ओर के पानी की वजह से जहाज डूबा नहीं करता है, जहाज की कमियों के कारण जब पानी अंदर आ जाता है तब जहाज डूबता है। ऐसे किया जाता है। पहले आप कोई प्रसंग दीजिए और प्रसंग का जो अंत कीजिए तो उस स्टेटमेंट से जोड़ दीजिए। नहीं समझे? तब न पढ़ने वाले को लगेगा कि जो प्रसंग है उसी से जुड़ा, जो टॉपिक है उसी से जुड़ा हुआ प्रसंग है। ठीक है? रावण ने विभीषण का अपमान किया, विभीषण ने रावण के सारे भेद राम के सामने खोल दिए। परिणामतः रावण का पतन आसान हो गया। रावण अपनी कमियों के कारण रावण को पराजित होना पड़ा। ठीक उसी तरह जिस तरह जहाज चारों ओर के पानी की वजह से नहीं डूबा करता है, बाहर के पानी, अंदर की कमियों के कारण जब वह बाहर के पानी को अंदर आने देता है तब डूबता है। देख सकते हैं, सिराजुद्दौला जीत जाता अगर मीर जाफर क्लाइव को साथ नहीं देता, लेकिन सिराजुद्दौला की आंतरिक कमजोरी, उसकी राजनीतिक कमजोरी ने सिराजुद्दौला को पतन के कगार पर पहुंचा दिया। ठीक उसी तरह ऐसे लिखा जाता है। समझ में आई बात? आप इससे जोड़ दीजिए, एग्जामिनर को क्लियर हो जाएगा कि वो स्टेटमेंट लेके चल रहा है। अब दिखाइए, अब मेन बॉडी में आइए, वो दिखाना है। कहने वाले ने जो कहा, कहने वाले ने अपने अनुभव के आधार पर कहा होगा। एक बात ध्यान रखिए कि हर एक व्यक्ति का अपना सच होता है, हर एक व्यक्ति का अपना सच होता है, चाहे वो मूर्ख हो, विद्वान हो, हर एक व्यक्ति का। हर एक व्यक्ति जब कहता है तो अपने अनुभव से कहता है। विद्वान व्यक्ति ने भी कहा कोई इस बात को तो अपने अनुभव से कहा, उसको आप अपने अनुभव और ज्ञान के आधार पर बताते जाइए, यही निबंध है। ठीक है? अब चलिए कोई व्यक्ति, अब यह मुख्य भाग में चले आइए। किसी व्यक्ति का पतन किसके कारण होता है? आंतरिक कमियों के कारण। आंतरिक कमियां कौन है? आलस्य, भ्रष्टाचार, स्वार्थ, क्रोध, हाँ वो जो भी है, ये सब क्या है? टालने की प्रवृत्ति क्या होता है? पतन के का कारण बनता है। ठीक है? अगर इन प्रवृत्तियों से कोई व्यक्ति पार पा जाता है तो वही व्यक्ति क्या बनता है? बुद्ध, गांधी, ईसा, पैगंबर बनता है। ये भी देते जाना है। नहीं समझे? बुद्ध क्यों बन गए? अपनी साधना के द्वारा उन्होंने अपनी कमजोरियों को दूर किया। लोगों को क्या कहा? जब आनंद ने पूछा अंत समय में कि
गुरुदेव जब आप नहीं होंगे तो हमारा मार्गदर्शन कौन करेगा। तो उन्होंने क्या कहा, अपदीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनो। कहने का तात्पर्य क्या, अपनी कमजोरियों को दूर करना, अपने चरित्र का विश्लेषण करते हुए अपनी कमजोरियों को। और आपके आप में क्या कमजोरी है ये हम बताएंगे, कभी नहीं बता सकते। आपसे बढ़कर आपका दोस्त और आपका दुश्मन कोई हो ही नहीं सकता है। व्यक्ति दूसरे से हारता है कब, अपनी कमजोरियों की वजह से। और अपनी अंदर की कमजोरी है तो हार मान लेता है, नहीं तो हार कर भी नहीं हारता है, हार कर भी नहीं हार। अरे गोरी में हार कर भी न हारने की ललक, मतलब वो थी, जीजी विशा थी, तभी तो दूसरी बार आ गया। दूसरी बार आया तो क्या किया, इतिहास बदल दिया। समझ आई बात। तो कोई भी किसी भी व्यक्ति का पतन क्यों होता है, आंतरिक कमजोरियों की वजह से। ठीक है। एक अमेरिका में एक ये था, पेड़ था, ये भी आप प्रसंग में दे सकते हैं। 400 वर्ष तक वह पेड़ आंधी, झंझावात, ओलावृष्टि, तूफान, चक्रवात सब कुछ झेल गया। विशाल पेड़ बन गया हुआ, काफी विशाल, 400 साल। लेकिन 400 साल के बाद अंत में उसमें दीमक लग गया, छोटा दीमक। उस विशाल पेड़ के सामने दीमक का कोई अस्तित्व था, कुछ था, दीमक दिखता भी नहीं है। वो दीमक अंदर से क्या कर दिया, खोखला कर दिया, वह धराशायी हो गया। ये क्या बताता है, अंदर की कमजोरियों के कारण उस पेड़ का पतन। तो व्यक्ति के अंदर जो कमियां होती है, जो निगेटिविटी होती है, क्या निगेटिविटी, नकारात्मकता होती है, व्यक्ति को पतन की ओर ले जाती है। नकारात्मकता समझ गए ना, आलस्य का भाव, टालने का भाव, अकर्मण्यता, ठीक है, और अकर्मण्यता या काम को टालना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, ये काम, तो कबीरदास कहते हैं ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में पड़ होगी बहुरी करेगा कब। ठीक है, कल कल की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, काल हो जाती है, कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे, और फिर वो कल कभी नहीं आता है। ठीक है, तो आंतरिक कमजोरियां हैं ये, आलस्य की प्रवृत्ति, काम को टालने की प्रवृत्ति, ठीक है, नकारात्मकता कि हमसे ये काम नहीं होगा। आपके पास लाख साधन हो, लेकिन आपके अंदर अगर मन में बैठ गया कि हमसे नहीं होगा, फिर दुनिया की कोई भी शक्ति आपसे वो काम नहीं करा सकती, आप कर ही नहीं सकते हैं, कुछ भी दे दिया जाए। ठीक है, और अंदर से अगर मजबूत है, ठीक, अंदर से मजबूत है, आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन डू, मैं इसे कर सकता हूं, मैं इसे कर सकता हूं। ठीक है, चाहे जो कुछ हो जाए, ठीक, चाहे जो कुछ, ये भाव अगर हो तो कुछ भी कर सकता है एक व्यक्ति। एक व्यक्ति समाज को, देश को, इतिहास को बदल सकता है। बदलने वाले हुए कि नहीं है? बाबा साहेब अम्बेडकर, ईसा मसीह, ईसा मसीह का जीवन क्या है, आप लोग सोचिए कभी ईसा मसीह के बारे में। कुंवारी माँ का बच्चा क्या झेलता होगा, सोचिए थोड़ा ईसा मसीह के स्थान पर। लेकिन ईसा मसीह ने उसको हावी होने दिया, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा जिस प्रतिमा की पूजा होती है वह किसकी, ईसा। आज ईसाइयों की संख्या सबसे ज्यादा है कि नहीं। और ईसाई धर्म ने इस तरह ईसाई समाज को तैयार किया कि आज सबसे विकसित समाज भी ईसाई समाज भी है ना। ठीक है, और हिंदू धर्म में जो कृष्ण की गाथा है, उसको सोचिए। कृष्ण जन्म लेने से पहले ही मौत सर पर सवार है, और वो मौत देने वाला कौन, सगा मामा सर पे सवार है। माता पिता कहाँ है, जेल में, और जन्म लेते ही माँ से बिछड़ना पड़ता है, अलग होना पड़ता है। पिता दे आते हैं दूसरे के यहाँ, मित्र के यहाँ, वहाँ पलना पड़ता है, तमाम तरह के ये आलोचनाओं, निंदा सबको झेलते हुए। और बचपन से ही वो कृष्ण को बहुत सारा प्रतिरोध झेलना पड़ता है, कालिया नाग का, पूतना का, सबको पार करते हुए कृष्ण कंस को मारकर कुरुक्षेत्र में उतरते हैं, और अकेले पूरे महाभारत की दिशा और दशा को बदल देते हैं। तो उनका बचपन कैसा है और किस तरह की उपलब्धि उनकी रही, है ना।
तो ये बताता है कि व्यक्ति अगर अंदर से मजबूत हो तो कोई भी परिस्थिति उस पर हावी नहीं हो सकती है। ठीक है, वह समाज को, वह इतिहास को दिशा दे सकता है, बदल सकता है। गांधी नहीं, गांधी जी कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के बातों से लगभग सभी नेता असहमत थे। सभी कहते थे अभी आंदोलन नहीं होना चाहिए, पता है ना, अभी आंदोलन नहीं होना चाहिए, विश्व युद्ध चल रहा है, अंग्रेज अगर हार जाएंगे तो तानाशाही शक्तियों के हम गुलाम हो जाएंगे, यही था ना सोचना भारतीय नेताओं का। लेकिन गांधी जी समझते थे कि जन आंदोलन का सही समय यही है। उन्होंने कहा जन आंदोलन का मैं डॉक्टर हूं, मैं समझता हूं जनता क्या चाहती है। अगर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया तो मैं हिंदुस्तान की बालू से कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, है ना। एक व्यक्ति का आत्मविश्वास और अंदर से मजबूती पूरे कांग्रेस को सोचने के लिए क्या कर दिया, विवश कर, और पूरे हिंदुस्तान को आंदोलित कर दिया। किसका निर्णय? एक व्यक्ति का। नेल्सन मंडेला ने ठान लिया कि विरोध करेंगे तो करेंगे, चाहे मेरी जवानी जाए या कुछ भी हो। 27 साल तक रॉबिन द्वीप पर उनकी जवानी खत्म हो गई, लेकिन वे झुके नहीं। अंततः जो नस्लवादी थे, नस्लवादी सरकार थी, उनको झुकना पड़ा और नेल्सन मंडेला को रिहा करना पड़ा। क्लियर है? तो व्यक्ति का पतन कब होता है? आंतरिक कमजोरियों से, चाहे वो सामान्य व्यक्ति हो या महान व्यक्ति हो, कोई भी हो। और सामान्य व्यक्ति भी असामान्य बन सकता है कब? जब वो आंतरिक कमियों पर विजय प्राप्त कर ले। ठीक है, आप खुद ही देखिएगा, आप कोई भी काम करने जाइए तो जब तक आपके मन में ये रहेगा कि हमसे होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं, ठीक है, तो आप करिएगा, लेकिन उपलब्धि जो आप चाहते हैं वो प्राप्त नहीं होगी, या हो सकता है कोई उपलब्धि प्राप्त नहीं हो। उपलब्धि मिल भी जाए तो खुशी नहीं मिलेगी। क्लियर है? तो व्यक्तिगत, तो ये व्यक्ति के स्तर पर हो गया। परिवार के स्तर पर वही परिवार, परिवार के स्तर पर उदाहरण है कौन? महाभारत। आंतरिक कमजोरियों के कारण वंश का नाश हुआ। परिवार की कमजोरियों का उदाहरण है रावण और विभीषण। ठीक है, परिवार की कमजोरियों का उदाहरण है पलासी में तो परिवार नहीं था। और बताइए। हाँ, सही कह रहे हैं। ये जो सिराजुद्दौला दौला के सगे संबंधी जो थे वे साथ हो गए थे। मिर्जाफर ही नहीं, का सगा संबंधी भी जो था उन्होंने साथ दिया। किसका? क्लाइव का। मतलब नवाब का पतन हुआ। मराठा साम्राज्य, मराठा परिवार में आंतरिक मतभेद। बाजीराव फर्स्ट सबसे बड़ा उदाहरण है। बाजीराव फर्स्ट को अगर परिवार ने साथ दिया होता तो हिंदुस्तान का नक्शा और हिंदुस्तान का इतिहास कुछ और ही होता है कि नहीं। मात्र 500 घुड़सवार के साथ बाजीराव पेशवा पूना से पहुंच गया। कहाँ? दिल्ली। पूरे विश्व इतिहास में सबसे द्रुतगामी अभियान में माना जाता है। बात जानते कि नहीं? इतना वो शायद 48 घंटे या कितना, पूना से दिल्ली घोड़ा पर बैठे बैठे लगातार दिल्ली में डेरा डाल दिया और मनचाहा फरमान मोहम्मद शाह से लेकर यहाँ से लौटे। अपनी ताकत दिखा दिया दिल्ली को। किसने? किंग मेकर नहीं। बाजीराव फर्स्ट अगर जीवित होते तो बहुत कुछ करते। बहुत प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील पेशवा थे। जाति धर्म आधारित भेदभाव को नहीं मानते थे। बाजीराव मस्तानी से विवाह किया, प्रेम विवाह किया। और प्रेम विवाह किया तो केवल ऐसे नहीं कि प्रेम किया, बस पूरा मान सम्मान दिया रानी की तरह। ठीक है, और गायकवाड़, भोसले, होलकर, सिंधिया, ये सब निम्न परिवार के थे। इनको सेना में शामिल किया। किसने? बाजीराव ने। जाति नहीं देखी बाजीराव ने, क्या देखा? प्रतिभा देखा, योग्यता और प्रतिभा। और वही चारों जिसको शामिल किया उन्होंने बाजीराव ने, वही क्या बना? मराठा साम्राज्य का पिलर बना। बाद उसी बाजीराव को पतन का कारण बनना पड़ा, विषाद का शिकार होना पड़ा, डिप्रेशन का शिकार होना पड़ा और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। किसके कारण? अहमद शाह अब्दाली के कारण, या अंग्रेजों की कारण, या और की आंतरिक कलह के कारण, कमजोरियों के कारण। ठीक है, ये तो बाजीराव फर्स्ट बहुत अंतिम नहीं कह सकते, मतलब बहुत ही लड़ाकू और बहुत ही बुद्धिमान, टैलेंटेड, प्रतिभावान, हर तरह से परिपूर्ण पेशवा था, जो हिंदुस्तान का ये सम्राट बनने की योग्यता रखता था। ठीक है, तो परिवार का उदाहरण भी हो गया। समाज,
कोई भी समाज आंतरिक कमजोरियों के कारण पतन का शिकार होता है। जैसे भारतीय समाज, भारतीय समाज में जो कमजोरियां रही, क्या कमजोरियां रही? जातिवाद, जातिवाद और महिलाओं की उपेक्षा, महिलाओं की उपेक्षा। महिलाओं के संदर्भ में क्या रहा? जन्म से, गर्भ से लेकर कब्र तक महिलाओं के साथ भेदभाव, गर्भ से लेकर कब्र तक भेदभाव। कैसे? जब गर्भ में आया तो लोग पता करने का प्रयास करते हैं लिंग कौन सा है। आज भी पढ़े लिखे लोग भ्रूण परीक्षण करवाते हैं ना। अगर मादा भ्रूण है तो संभावना है कि खत्म कर दिया जाएगा। आज भी पढ़े लिखे लोग इतना छूट देते हैं कि चलो पहला मादा भ्रूण है तो होने दो लड़की को, लेकिन दूसरी बार अगर मादा भ्रूण हो गया तो उसको जन्म लेने से पहले मादा भ्रूण या लड़कियों पर क्या होता है? मौत का खतरा मंडरा रहा होता है। ठीक है। और जब शिशु हत्या होती थी भारतीय समाज में, शिशु बलि दिया जाता था, लड़कियों की बलि, हाँ, शिशु हत्या। ठीक है। उसके बाद जब वह बड़ी होती थी लड़की तो लालन पालन में भेदभाव, बार बार उसको एहसास दिलाया जाता है कि तुम लड़की हो। ठीक है। उसके बाद जब बड़ी होती है तो बाल विवाह, बचपन में विवाह कर दिया जाता था। 12 साल की लड़की 52 साल का दूल्हा, ऐसा होता था। अनेक हजारों लाखों उदाहरण है। बाल विवाह, बहु विवाह, अरे सती प्रथा कब्र में, सिलसिलेवार चलिए ना। दहेज प्रथा, देवदासी प्रथा, पर्दा प्रथा, बहुपत्नी विवाह। ठीक है। और संपत्ति उत्तराधिकार में भेदभाव, पत्नी को नहीं मिलता था, बेटा को मिलता था। समझ में आई बात? और अंत में भारतीय समाज का पुरुष ये भी अपेक्षा करता था कि जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी साथ मिले। किसका? महिला का। सती प्रथा, सती प्रथा कितनी घिनौनी प्रथा थी। तो ऐसा समाज जिसकी आधी आबादी पूरी तरह उपेक्षा का शिकार हो और पूरा समाज कई भागों में, टुकड़ों में बटा हुआ हो, वो समाज 1000 साल तक गुलाम रहा तो कोई बड़ी बात है? तो हम भारतीय समाज का पतन क्यों? ठीक है। अरब का समाज यहाँ हावी हुआ, यूरोप का समाज यहाँ हावी हुआ, सामाजिक संस्कृति यूरोप की हावी हुई, आंतरिक कमजोरियों के कारण। राष्ट्र, देश, भारत का ही उदाहरण लीजिए, क्यों पतन? एंशियंट टाइम से लेकर आज तक पतन का कारण क्या रहा? आंतरिक मतभेद। चाहे वो पृथ्वीराज चौहान के समय हो, ये इब्राहिम लोधी के समय, बाबर जो आया हो, या सिराजुद्दौला के समय हो। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी बढ़ रही थी तब मराठे, अवध, निजाम, सिख, बंगाल सब आपस में लड़ रहे थे। अगर सब एक हो जाते, एक अकेला टीपू नाको चने चबा दिया, है ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की औकात क्या थी? एक अकेला टीपू। और रंजीत सिंह अकेला, जब तक जीवित रहे रंजीत सिंह, तब तक अंग्रेजों का को उधर नजर फेरने की हिम्मत नहीं हुई। ठीक है। तो ये हमारे देश का पतन क्यों हुआ? आंतरिक कमजोरियों के कारण, टूट के कारण, बिखराव के कारण, एकता की कमी के कारण। ठीक है। और वो कमी आज भी है, वो कमी आज भी है। जातिवाद, आज भी जातियों, देख रहे हैं इलेक्शन का टाइम रहा, जातिवाद हावी रहा, सारे समीकरण ध्वस्त हो गए, एक ही समीकरण चला, कौन? जातीय समीकरण। हाँ, ठीक है। इसीलिए किसी कवि ने कहा, संभल जाओ ऐ हिंदुस्तान वालों, ना तो तुम्हारी दास्तान न होगी दास्तानों में। मतलब हिंदुस्तान के लोगों संभल जाओ, नहीं तो तुम्हारी कहानी कहानियों में भी नहीं होगी, मिट जाओगे। ठीक है। तो राष्ट्र का ये हो गया। उसके बाद कोई भी संगठन है वह टूट का शिकार होता है। क्यों? आंतरिक कमजोरियों की वजह से। कोई भी संगठन, राजनीतिक संगठन ले लीजिए, किसका? किसी पार्टी, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस जो कमजोर होती गई, क्यों? आंतरिक टूट के कारण। जैसे ममता बनर्जी पहले किसमें थी? कांग्रेस में। शरद पवार पहले किसमें? कांग्रेस में। जयप्रकाश नारायण पहले किसमें थे? कांग्रेस में। अब उन्होंने ही गैर कांग्रेसवाद का झंडा खड़ा किया।
राम मनोहर लोहिया पहले किसमें थे? कांग्रेस में। उन्होंने ही गैर कांग्रेसवाद का झंडा खड़ा किया। ठीक है, तो संगठन भी जो होता है आंतरिक कमियों की कारण पतन का एक है। अर्थव्यवस्था, कोई भी अर्थव्यवस्था का पतन क्यों होता है? आंतरिक कमजोरियों के कारण। अर्थव्यवस्था में अगर समुचित ढंग से संचालन नहीं हो रहा है तो मांग की कमी होगी, मंदी आएगी। ठीक है, और आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न होगी। एग्जाम्पल में 1991 का आर्थिक संकट, 1991 का आर्थिक संकट हम नहीं कह सकते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ से सब कुछ लेकर चले गए, डेट ऑफ डेथ, उसके कारण संकट खड़ा हुआ। नहीं समझे? आजादी के समय जो हमारे सामने संकट अगर था तो उस समय हम बहाना बना सकते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ से सब कुछ लेकर चले गए, इसलिए हम लोग गरीब थे। और 91 में जो आर्थिक संकट हुआ वो किसकी कमी के कारण? हमारी अपनी आर्थिक नीतियों की कमी के कारण। तब हमने 1991 में जो आर्थिक नीतियों में बदलाव लाया, आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू हुई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन प्रक्रिया, धीरे धीरे कमियों को दूर किया हम लोगों ने, और फिर हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी ठीक ठाक हो गया, सब अर्थव्यवस्था पटरी पर आ गई। हाँ, क्या रशिया पर ही नहीं, बहुत चीज था। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के संदर्भ में भी ये बात सिद्ध होती है कि कोई भी अर्थव्यवस्था आंतरिक कमियों के कारण संकट का शिकार होती है। अर्थव्यवस्था हो गया। राज व्यवस्था, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था है, आंतरिक कमजोरियों के कारण वह टूट का शिकार होती है। जैसे हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसमें भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वंशवाद, भ्रष्टाचार, कैश फॉर क्वेश्चन, कैश फॉर वोट वगैरह वगैरह, जो लोकतंत्र को क्या करती है? कमजोर करती है। और यह स्थिति अगर रही तो फिर लोकतंत्र का क्या हो सकता है? पतन हो सकता है। ठीक है, तो राज व्यवस्था। संस्कृति, वही कोई भी संस्कृति जब अंदर से कमजोर होती है, ठीक है, भेदभाव परक होती है, शोषण मूलक संस्कृति होती है, तो ऐसी संस्कृति का पतन होना स्वाभाविक। भेदभाव मूलक हो, समझे? जैसे भारतीय संस्कृति में समानता, समानता की अवधारणा थी? नहीं थी, लेकिन आदर्शात्मक व्यवहार में क्या था? टुकड़ों में समाज बटा हुआ था, लेकिन बाद में जो कहे भारतीय संस्कृति में समानता थी, शोषण मूलक व्यवस्था थी, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकार विहीन, समाज बटा हुआ था ना, 2 वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त, 2 वर्ग विशेषाधिकार विहीन। तो ऐसी जो संस्कृति है उसका पतन स्वाभाविक है। क्लियर है? वो सब वो विवादित मुद्दा मत उठाओ। तो ये हो गया क्या? तो ये बताया मैं हमने क्या कि जहाज अपने चारों तरफ के पानी की वजह से नहीं डूबा करते, जहाज पानी के अंदर समा जाने की वजह से डूब। ये सारा डायमेंशन हो गया। अब तो टर्निंग लेना है। टर्निंग लेना है क्या? पानी क्या हो गई? परिस्थितियां। पानी क्या हो गई? परिस्थितियां हो गई। और कभी कभी व्यक्ति की प्रतिभा तब निखर कर सामने आती है जब वह संकट में पड़ता है। क्या? जब वह संकट में पड़ता है। जब तक आपको संकट ये नहीं आए, कुछ नहीं आए, आप पड़े रहिए आराम से, लेकिन आपकी प्रतिभा तब नजर आती है जब कोई मारने आए या कुछ हो जाए। ठीक है, तब अब व्यक्ति की प्रतिभा सामने आती है, वह क्या कर सकता है। ठीक है, आपके अंदर कितनी मजबूती है वह तब, उसकी परख तब होती है जब आपके ऊपर विपत्ति आती है। आप उस समय रोने बैठ जाते हैं, हम तो मर गए, हमारा कोई नहीं है सहारा। ठीक है, हमारा कोई सहारा नहीं, अब तो डूब गए हम। ठीक है, एक तो कहे ना, ये मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था, गैरों की बात है? मुझे अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, मेरी कश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। तो ये रोने से कोई फायदा नहीं। दिनकर की पंक्तियों को दोहराइए। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा एक न विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो विपत्ति जब आती है, राम पर विपत्ति आई तो रोए नहीं, राजपाट छोड़कर स्वेच्छा से वनगमन की ओर गए, और फिर राम का जो नायकत्व उभरा, जो वो आज भी याद करने वाला है। अगर छोड़ते नहीं, विपत्ति से घबरा जाते, विद्रोह पर उतर आते, तो राम राजकुमार बनकर रह जाते, लेकिन उनका व्यक्तित्व निखरा कहाँ?
जंगल में निखरा, अभावों में निखरा। जंगल में क्या था उनके पास? कुछ था? सेना थी? कुछ नहीं था। वहां उनका व्यक्तित्व निखरा। राक्षसों से संघर्ष करते हुए उनकी पत्नी भी अपहृत हो गई, ठीक है, उनका नायकत्व वहां हुआ। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। हाँ, नहीं नहीं, ये दूसरी, ये टर्निंग हो गया। अभी तक जो बता रहे तो अंदर की कमियों की वजह से, पानी के अंदर समा जाने की वजह से जहाज डूबता है। अब बता रहे हैं कि चारों की पानी जो है, पानी का मतलब कठिन परिस्थितियां, तो परिवेश में जो कठिन परिस्थितियां है, चुनौती है, चैलेंज है, वो भी होना जरूरी है। वो नहीं होगा तो आपकी प्रतिभा उखड़ कर निखर कर सामने ही नहीं आएगी। चुनौती मिलती है ना, अब चुनौती को पूरा करते हैं या चुनौती से भागते हैं। ठीक है, धीरू भाई अंबानी जब आगे बढ़े तो बहुत सारी चुनौतियां उनके सामने आई, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं, अंपायर खड़ा कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं श्री लालू यादव हैं। ये लोग जब आगे बढ़े हुए राजनीति में, इनको कम चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा? कोई गॉड फादर था इन लोगों का? कोई माई बाप दादा, कोई घराना? कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ा होगा। आज हम लोग आराम से कह देते हैं अरे राजनीति सबके बस की बात नहीं है, जिसके पास पैसा है वही। इन लोगों के पास क्या था? न खानदान, न पैसा, न कुछ। डिग्री पर भी लोग सवाल उठाते रहते हैं, लेकिन बड़े बड़े डिग्री वाले धराशायी हो गए। और लालू यादव ने बिहार का मुख्यमंत्री रहकर दिखा दिया, और अपने उनकी पत्नी भी बनी, बेटे का भविष्य भी सुरक्षित है। नरेंद्र मोदी ने 10 साल तक प्रधानमंत्री रहते हुए पूरे विश्व में अपना ये प्रभाव जमाया। ठीक है, विश्व में शक्तिशाली नेताओं में एक माने जाते हैं नरेंद्र मोदी। सूरमा एक न विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह। सूरमा एक न विचलित होते, क्षण एक न धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। आदमी जब ठान लेता है उंगलियों से छेद कर देता गगन में, मुंह लगाकर सोख लेता है समंदर, पलट देता हिमालय एक क्षण में। तो आदमी के अंदर क्या होना चाहिए? वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी नहीं जानता है कि छोटा सा बीज होता है, उसको कोई जानता है कि इतना बड़ा विशाल पीपल बनेगा? तो हर एक व्यक्ति में संभावना है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। शर्त क्या है? धैर्य, विश्वास। ठीक है, गुब्बारा उड़ता रहता है हवा में, खूब ऊपर उड़ता है, लेकिन अंदर का एक छेद, बाहर का हवा अंदर आ जाए, गुब्बारा क्या होता है? धराशायी। पतंग उड़ता रहता है, लेकिन एक छेद पतंग को नीचे ला कर दे। गुब्बारा और हवा की कहानी भी वही है जो जहाज और पानी की कहानी है ना। गुब्बारा उड़ता है ना, लेकिन अगर छेद हो जाए उसमें तो हवा क्या होगा? उड़ नहीं देगा। तो ठीक है, जैसे 1991 में ही संकट आया तो हम लोग रोए नहीं। दुनिया भर के विश्लेषकों ने कहना शुरू किया कि अब जो है भारत वो दिवालिया हो जाएगा, भारत बिखर जाएगा टुकड़ों में, भारत कभी भी एक नहीं रहा, और अब फिर ये कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा, आर्थिक संकट का शिकार होगा, कई टुकड़ों में बढ़ जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? एलपीजी की पॉलिसी अपनाई और प्रासंगिक नीतियां या नियम बनाए, और फिर प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ गए। दुनिया को दिखा दिया कि भारत अंदर से पूरी तरह मजबूत है, वो पुराना भारत नहीं है कि फिर से बिखर जाए। ठीक है, वो क्लियर है? तो अब ये एक टर्निंग ये भी लेते हैं कि कभी कभी आंतरिक कमियां तो है ही की वजह से पतन होता है, लेकिन कभी कभी आंतरिक कमियां ही नहीं, बाहरी कारण भी पतन के शिकार बनते हैं। जैसे जहाज में कोई सुराख नहीं हो, लेकिन अगर सुनामी आ जाता है, तूफान आ जाता है, तब जहाज डूबता है। ठीक उसी तरह कभी कभी व्यक्ति के जीवन में भी ऐसी बातें होती हैं। आंतरिक कमियां नहीं होती है, विश्वास की कमी नहीं होती है, संघर्ष करने की जिजीविषा जो होती है,
क्षमता, उसमें कमी नहीं होती है, लेकिन बाहरी परिवेश के कारण व्यक्ति पतन का शिकार हो जाता है। जैसे जैसे बताइए, टीपू सुल्तान की वीरता में कोई कमी नहीं थी, लेकिन बाहरी परिवेश जो था, टीपू सुल्तान को साथ देने वाला कोई नहीं था। अकेले टीपू लड़ते लड़ते शेर की तरह शहीद हो गया। समझ आई बात? और कुंवर सिंह, झांसी की रानी, ठीक है, ये सब तो आंतरिक कमियां तो है, लेकिन बाहरी कारक भी नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन हाँ, लास्ट में लिखिएगा क्या कि परिवर्तन या पतन आंतरिक कमियों की वजह से होते, यह सही है, लेकिन कई बार बाहरी कारक भी जिम्मेवार होते हैं, और अगर ये दोनों एक साथ हो तब तो पतन तय है। तो बाहरी कारक जो है उस पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन आंतरिक जो कमी है उस पर तो हमारा नियंत्रण है। आंतरिक कमियों को दूर करते हुए, आत्मविश्वास को मजबूत रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर हम आगे बढ़ेंगे तो लक्ष्य को प्राप्त करने में आसानी होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, कठिनाइयां नहीं होगी, और लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? क्या अंत में कंक्लूजन पर क्या पहुंचे? ठीक है, जो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आंतरिक कमियों की वजह से व्यक्ति का या किसी का पतन होता है, लेकिन इसके साथ साथ बाहरी कारक भी जिम्मेवार होता है, और अगर दोनों एक साथ हो तो पतन को या डूबने को कोई, मतलब जहाज में सुराख भी हो जाए, तूफान भी चल जाए, तब तो डूबने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। लेकिन लेकिन अगर ये तूफान नहीं हो तो सुराख को बंद करके हम क्या कर सकते हैं? जहाज को बचा सकते हैं। और सुनामी का उदाहरण जो है वो तो बाहरी कारक है जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं है। ठीक है, हमारा नियंत्रण किस पर है? आंतरिक कमियों को दूर करने पर, उसको दूर कर सकते हैं। क्लियर है?